अब ध्यान से सुनो, इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ लिया था पादप में क्या, इसके पहले क्या था, पादप हार्मोन। पादप हार्मोन में आप लोगों ने क्या देखा था कि जो पादप हार्मोन होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, एक वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन और एक वृद्धि निरोधक हार्मोन। अभी हार्मोन शब्द या हार्मोन की खोज किसने की थी, स्टर्लिन ने। ठीक, अब वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन जो पादपों के वृद्धि में जिम्मेदार सहायता प्रदान करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, वृद्धि प्रवर्धक। हार्मोन का काम क्या होता है, हार्मोन या तो वृद्धि और विकास को क्या करता है, नियंत्रित करता है। जिस प्रकार आदमी में हार्मोन स्रावित होने पर या तो वो गुस्सा होगा ना, या तो जैसे हार्मोन जब ज़्यादा सक्रिय हो जाता है तो आप किसी चीज़ से तीव्र गति से भागना चालू कर, जैसे शेर आपने देखा तुरंत आपसे हार्मोन निकला, क्या हो जाएंगे, एक्टिव ना। तो ये हार्मोन का काम होता है मानव में। इसी तरीके से पेड़ पौधों में भी हार्मोन होता है। हार्मोन दो प्रकार का, एक आपने देखा था क्या, वृद्धि प्रवर्धक और एक को वृद्धि प्रवर्धक माने जो वृद्धि को प्रेरित करे और वृद्धि निरोधक माने जो वृद्धि को रोकने का काम करे। इसमें वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन में आपने देखा था 5 ना, मुख्य 3 था। मुख्य कितना, 3। सबसे पहला था ऑक्सीन। ऑक्सीन की खोज डार्विन ने 1880 में किया था ना। ऑक्सीन का काम होता है पौधे के शीर्ष को वृद्धि करना, पौधे के शीर्ष में वृद्धि करना, शीर्ष समझ रहे हो ना, यानी उसके शीर्ष में वृद्धि करना, उसके ऊपर वाले भाग में, बल्ली में की इसकी मात्रा क्या होती है, ज़्यादा। फूल की कटाई कर देता है माली, क्यों, क्योंकि वह तेजी से बढ़े ना। ऑक्सीन उसके मुंडी में ज़्यादा है, अगर बढ़ गया, देखो गुलाब के फूल को आप क्या करता है, छांट देते हैं बार बार ना, जिससे वो ऑक्सीन की मात्रा क्या हो जाए, कम, क्योंकि ऑक्सीन कहाँ रहता है, हाँ, शीर्ष में। उसके बाद कलिकाओं में, बर्ड्स यानी कलिकाओं में भी। अब इसके बाद आप लोगों ने देखा था जिबरेलिन। जिबरेलिन का काम क्या होता है, अंकुरण के लिए सहायक होता है। इसकी खोज कुरोसावा, जापान के वैज्ञानिक कुरोसावा ने किया था ना 1926 में। ये काम क्या करता है कुरोसावा ने ना, ये अंकुरण के लिए जिम्मेदार होता है, फलों को बड़ा करने के लिए। इसे मुख्य हार्मोन कहते हैं क्योंकि अंकुरण के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार यही है। ठीक, और ये धान की खेत में खोजा गया था। इसे जीए भी कहते हैं। इसके बाद आपने देखा था अगला हार्मोन, ऑक्सीन हो गया, जिबरेलिन हो गया, साइटोकाइनिन। साइटो माने होता है कोशिका और काइनिन माने विभाजन, जो कोशिकाओं का विभाजन करके नए नए डाल को निकालने का काम, फल को बनाने का काम, फूल को बनाने का काम करता है, वही कहलाता है साइटोकाइनिन। इसके बाद आपने देखा था क्या, फ्लोरीजेंस। फ्लोरीजेंस को कहा जाता है फूल खिलाने वाला हार्मोन। और एक और था ट्राउमेटिन। ट्राउमेटिन घाव को भरता है या घायल कोशिकाओं को ठीक करने का कार्य करता है। ठीक, अब आपने देखा था ऑक्सीन जो है ये खरपतवार नाशी भी होता है और पत्तियों को झड़ने से तथा बौर यानी जो मोजर लगता है उसको भी झड़ने से बचाने का काम करता है। ऑक्सीन खरपतवार नाशी होता है। इसमें आपको 2 याद करके रखना है खरपतवार नाशी में। एक सीमा जीन है ना, एक खरपतवार को नष्ट कर देता है। एक 2,4-D ना, 2,4-D का मतलब 2,4 डाई क्लोरो फिनाक्सी एस्टिक अम्ल। ये इंपॉर्टेंट है, याद करके रखना फुल फॉर्म। अब आ जाएगा इधर वृद्धि निरोधक हार्मोन। वृद्धि निरोधक माने जो वृद्धि को कंट्रोल करता है, जैसे ABA एब्सिसिक अम्ल। एब्सिसिक अम्ल का काम क्या होता है, अंकुरण को रोकता है ना। जैसे पता चला चना आपने भिगोया है ना, चना भिगोया नहीं तभी क्या होने लगा, अंकुरित। तो ऐसी स्थिति को रोकने का काम कौन करता है, एब्सिसिक अम्ल। दूसरा, रंध्रों को बंद करके रखने का कार्य भी, माने पत्तियों में रंध्र आपने देखा था, उसको बंद करके रखने का कार्य कौन करता है, एब्सिसिक अम्ल। इसके बाद एक और था एथिलीन ना, आपके यहाँ एथाइलिन दिया है लेकिन सही होता है गूगल पे एथिलीन। एथिलीन का क्या करता है, यह गैसीय अवस्था में पाया जाने वाला हार्मोन है ना। यह फलों को पकाता है। आपने देखा होगा जब आप आम तोड़े या टकोरा तोड़े तो उसमें क्या निकलता है, चोप निकलता है। वही चोप है क्या, यहाँ एथिलीन। एथिलीन प्राकृतिक रूप से फलों को पकाने का कार्य करता है। एक हम लोग कार्बाइड का उपयोग करते हैं, देखो CaC2 कैल्शियम कार्बाइड। इसमें अगर हम 2 अणु जल का मिला देंगे तो ऐसी स्थिति में C2H2 और प्लस CaOH का ट्वाइस, देखो ये बुझा हुआ चूना बन जाएगा। ये है एसिटिलीन। यह किस रूप से, कृत्रिम रूप से फलों को पकाता है। कृत्रिम रूप से फलों को पकाने का कार्य मतलब
जैसे हम लोग केला लाएं या फिर आम लाएं और उसमें इसको कार्बाइड को मिला दें, तो एसिटिलीन को मिला दें, तो ऐसी स्थिति में अपने आप पक जाएगा ना। तो जैसे आप लोग क्या करते थे, भूसा में क्या रखते थे, आम को ना, आम में जब जाल पड़ जाता था, जाली, तो आप क्या करते, तोड़ के लाते थे और भूसा में रख देते थे, ठीक। तो उससे क्या होता था, पक जाता था। क्यों? क्योंकि उसमें किसका मात्रा स्रावित हो जाता था, इसका बहुत कम, ठीक। तो इसी तरीके से इसको हम क्या कहते हैं, एसिटिलीन। तो आपसे पूछा जाएगा प्राकृतिक रूप से फलों को कौन पकाता है, एथिलीन, लेकिन कृत्रिम रूप से पकाने का काम कौन करता है, ये यहाँ तक हमने देख लिया। ये क्विक रिवीजन था, आपको पूरा बता दिए कैसे कैसे हमने पढ़ा है। अब हम लोगों को पढ़ना है पादपों में समन्वय ना, समन्वयन देख लेना, उसका हिंदी बहुत अच्छे से आप देखना। पादपों में समन्वयन ना लिख रहे हैं हम पूरा कंप्लीट। पादपों में, यहाँ दिख रहा है देखो, पादपों में समन्वयन। देखिए पादपों में समन्वयन का मतलब है, जैसे ध्यान से सुनो अब, जैसे हम लोगों में क्या होता है, दिमाग और पेशियां हैं, जिस प्रकार मानव में ब्रेन और पेशियां होती हैं, उसी तरीके से पेड़ पौधे में न तो ब्रेन होता है और न ही पेशी। जैसे हम लोगों के पास हाथ हिला रहे हैं हम, पेड़ पौधे अपना हाथ नहीं हिला पाते ना, उनके पास हाथ पैर या पेशियां नहीं हैं ना, उनकी डाल ही है उनका हाथ पैर का कार्य करती हैं। लेकिन हम लोगों की तरह फ्री नहीं मूव कर सकते। जैसे हम लोग अपने हाथ को जायज इधर कर सकते हैं, पेड़ पौधे अपने डालों को इधर उधर नहीं कर, हवा के झोंके से इधर उधर कर ले, वो अलग की चीज़ है ना। तो इसी तरीके से पेड़ पौधे के पास दो चीज़ें नहीं होती, न तो इनके पास ब्रेन होता है, तंत्रिका तंत्र नहीं होता, और न ही इनके पास क्या होता है, पेशियाँ। तो ये अपने संवेदनाओं को या तो कोशिका के माध्यम से व्यक्त करते हैं, या तो जल की मात्रा में परिवर्तन करके ना। पादप जो होते हैं अपने संवेदनाओं को या तो कोशिकाओं के माध्यम से या तो जल के माध्यम से। कोशिका के माध्यम से माने एक कोशिका दूसरी कोशिका से क्या है, लगी हुई है, क्योंकि शरीर का निर्माण हो या पेड़ पौधों का निर्माण हो किससे होता है, कोशिका से। किससे, कोशिका से। तो कोशिका से ही पेड़ पौधों का निर्माण हुआ है। तो एक कोशिका दूसरी कोशिका से क्या है, अटैच है। अब सोचो ये मान लो एक कोशिका है, ये दूसरी है, तो ये कोशिका इसको संवेदना देगा, ये इसको इस तरीके से संचालन कर लेंगे। और दूसरा पानी की मात्रा में परिवर्तन करके, पानी की मात्रा में परिवर्तन करके कैसे, देखो जैसे पेड़ पौधों की पत्तियां हैं, अगर इसमें ध्यान से सुनो, ये है मान लो ये पत्ती है, अगर मान लो इसमें ये इसको क्या कहते हो, ये पेशियोल, ये मिडरीफ है, ये वाला लैमिना है, क्या है, लैमिना, ये एपेक्स है ना, इसमें निकला हुआ जो ये है इसको क्या कहोगे, हाँ वेन, और ये जो निकले हैं वेनलेट्स, वेन और वेनलेट। तो इसमें जो देखो, तो ये क्या करते हैं, जब पत्ती में सोच बताना, जब पत्ती में पानी की मात्रा ज़्यादा होगी तो पत्ती क्या होगा, सीधा हो जाएगा, एकदम ऊपर की तरफ ऐसे हो जाएगा, फ्लैट। और जब पानी की मात्रा कम होगी लूज हो जाएगा, यानी मुरझाने की स्थिति में आ जाएगी। जैसे गर्मी में देखो, सुबह सुबह पत्तियों को देखेंगे ना, तो किस स्थिति में रहेंगे, वो सीधे। और जब दोपहर पे धूप पड़ेगा तो क्या होंगे, थोड़ा सा डाउन हो जाएंगे। तो यानी ये पत्तियों में किसकी मात्रा कम हुई, पानी की। तो पानी की मात्रा कमी और अधिकता से भी ये अपने आप को क्या करते हैं, हाँ झुका लेते हैं या उठा लेते हैं। जैसे देखो आप ही भोजन ज़्यादा कर लो तो आपका पेट क्या हो जाएगा, फूल जाएगा। या पानी ज़्यादा पी लो तो कहते नहीं, कभी कभी पानी ज़्यादा पी लिया या खाना ज़्यादा खाए पेट वही फूल गया बाबा, है कि नहीं। तो ये क्या है, ये भी आपके अंदर संवेदना हुआ। इसी तरीके से ये भी पानी की मात्रा में परिवर्तन करके भी संवेदनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेज सकते हैं, ठीक। और ये संवेदनाओं को हम दो भाग में बांटते हैं, कितने प्रकार से, दो। देखिए इसमें तंत्रिका तंत्र नहीं होता, लिख दें क्या पूरा, देखो पूरा कंप्लीट हम लिख दे रहे हैं। पादपों में क्या क्या नहीं होता है, पादप में न तो ब्रेन यानी तंत्रिका तंत्र और क्या, पेशियां, ये दोनों की दोनों नहीं पाई जाती नहीं पाई जाती। लेकिन ये फिर आप बोलेंगे किस तरीके से ये संवेदनाओं सूचनाओं को आदान प्रदान करते हैं, तो दो तरीके से। एक तरीका इनका है जल के माध्यम से और दूसरा है कोशिका।
एक कोशिका से दूसरी कोशिका के द्वारा, और दूसरा है जल के मात्रा में परिवर्तन करके। किसके? जल की मात्रा में परिवर्तन, जल की मात्रा में परिवर्तन करके, मात्रा में परिवर्तन, ठीक, परिवर्तन। अब अगर हम इसको बांटें तो ये पादपों में समन्वयन दो तरीके से, एक तो तत्काल अनुक्रिया दिखाएंगे, उद्दीपन के प्रति तत्काल अनुक्रिया, माने वातावरण के प्रति एक तो तत्काल अनुक्रिया दिखा देंगे, और एक वृद्धि के प्रति अनुक्रिया दिखाएंगे। ठीक, इतना आप उतार लो, तब हम देखते हैं इसके प्रकार को अच्छे से समझेंगे। ठीक, देखो अब हम लोग देख रहे हैं पादपों में संवेदनशीलता या उत्तेजनशीलता। देखो यही हम लोग देख ले रहे हैं पादपों में संवेदनशीलता, संवेदनशीलता या उत्तेजनशीलता। अब ध्यान से सुनना भैया, पादपों में संवेदनशीलता या उत्तेजनशीलता दो प्रकार का होगा। कितने प्रकार से? दो। पादपों में संवेदनशीलता या उत्तेजनशीलता दो प्रकार से। कहने का सेंस क्या है कि ये वातावरण के प्रति पादप पेड़ पौधे जो होंगे ये दो तरीके से अनुक्रिया को प्रदर्शित करेंगे। एक तुरंत जैसे ही आप टच करेंगे तुरंत का तुरंत कर देंगे, और एक कुछ समय बाद। तो दो तरीके का होगा। देखो पहला हो जाएगा क्या? उद्दीपन के प्रति तत्काल अनुक्रिया। क्या पहला हेडिंग है? उद्दीपन के प्रति तत्काल अनुक्रिया। अब उद्दीपन के प्रति तत्काल अनुक्रिया का मतलब क्या है? इसमें ना जैसे ही आप किसी चीज को टच करेंगे, टच करते ही ये अपने आप अपनी संवेदनाओं को टच करने से या हिलाने डुलाने से अपने आप तुरंत का तुरंत ये अपनी अनुक्रिया को क्या करेगा? दर्शाना चालू कर देगा। जैसे एक छुई मुई का पौधा है। किसका? छुई मुई। देखो हम लिख रहे हैं, वहां दिया होगा छुई मुई। हाँ, छुई मुई, ये छुई मुई है। इसे लज्जा करके हिंदी में कहते हैं। दूसरा इसका नाम भी एक और ना लज्जावत है। क्या? अब देखना उतना क्लियर नहीं है, आप देख लेना गूगल करके। इसका दूसरा नाम लज्जावत है शायद ना, छुई मुई का। तो आप देखना गूगल करोगे तो मिलेगा। ठीक, तो छुई मुई का पौधा जो होता है, इसको जैसे ही आप टच करेंगे, टच करते ही अपनी अनुक्रिया को क्या करना चालू कर देगा? प्रदर्शित। और इसमें सबसे पहले भारतीय वैज्ञानिक ने बताया था। कौन? जगदीश चंद्र बसु ना। इसको बताने का काम किसने किया था? जे.सी. बसु, जगदीश चंद्र बसु। और किस पे बताए थे? क्रिस्कोग्राफ नामक यंत्र से 1859 में। कब? 1859 में। और किस ग्राफ के द्वारा? क्रिस्कोग्राफ। कौन सा ग्राफ था? क्रिस्कोग्राफ। क्रिस्कोग्राफ ये मशीन था जिसका खोज किया इन्होंने, और इसी के खोज से इन्होंने बता दिया कि पेड़ पौधे भी क्या करते हैं? संवेदनाओं को प्रदर्शित करते हैं। ठीक, ये है उद्दीपन। 1858। ठीक है, 58 कर दो, 1858। ठीक, 1858 में क्रिस्कोग्राफ का प्रयोग करके जगदीश चंद्र बसु ने क्या बता दिया कि पेड़ पौधे भी माने वातावरण के प्रति क्या दिखाते हैं? संवेदनशील होते हैं या उत्तेजनशील होते हैं। ठीक, ये आ गया पहला पॉइंट। अब आप देखो, इसको हम आपको क्या दिखा दे रहे हैं? इसका फिगर छुई मुई किस तरीके से अनुक्रिया को तुरंत दर्शाता है। इसको उतारो, तब हम दिखा दे रहे हैं आपको यहाँ ना। ठीक, देखो ये है छुई मुई ना। आप देखो किस तरीके से ये क्या कर रहा है? अपने देखो टच करने पर क्या हो रहा है? देखो तुरंत अनुक्रिया दर्शा रहा है। यही है उद्दीपन के प्रति तत्काल अनुक्रिया। देखो दिखा रहा है कि नहीं? जैसे ही टच कर रहे हैं क्या हो रहा है? देखो, देख रहे हो है ना? देखो उद्दीपन के प्रति क्या कर रहा है? तत्काल अनुक्रिया दर्शा रहा है कि नहीं? जैसे ही आदमी उसके ऊपर टच किया, वो क्या हुआ? अपने स्थिति को बदल लिया। आपने देख लिया उद्दीपन के प्रति तत्काल अनुक्रिया कैसा होता है। छुई मुई का पौधा आपने देखा, जैसे ही व्यक्ति ने क्या किया?
टच किया वो तुरंत का तुरंत अनुक्रिया दर्शा दिया। इसी को कहते हैं उद्दीपन के प्रति तत्काल अनुक्रिया। ये किस तरीके से होता है? 2 तरीकों से। कितने तरीकों से? एक को आप लिख लेना कि कोशिकाओं में परिवर्तन करके, ठीक, क्या करके? एक कोशिका से दूसरी कोशिका में, एक कोशिका से दूसरी कोशिका में, एक कोशिका से दूसरी कोशिका में रसायनों का परिवर्तन करके। किसका परिवर्तन? रसायन का परिवर्तन करके, रसायन का परिवर्तन करके, ठीक। एक कोशिका से दूसरी कोशिका में रसायन का परिवर्तन करके और दूसरा है जल में परिवर्तन करके ना, जल की मात्रा में परिवर्तन। जल की मात्रा में परिवर्तन करके कैसे? जल की मात्रा, अब जल की मात्रा वाला समझ लो। जैसे पेड़ पौधों की पत्तियों में अगर जल की मात्रा ज़्यादा होगी तो क्या रहेंगे? सीधे ना, टाइट रहेंगे। और अगर जल की मात्रा कम होगी यानी लूज हो जाएंगे। तो यानी ये टाइट होगा, जल की मात्रा अधिक, तो ये पेड़ पौधे की पत्तियां जो होंगी वो क्या होंगी? टाइट ना। और अगर इसकी जल की मात्रा कम होगी तो ये नीचे की तरफ रहेंगे यानी लूज ना, या मुरझा जाएंगे, ठीक। या लंबवत लिख दो, लंबवत। हाँ, अरे लंबवत का मतलब क्यों कह रहे हैं? जैसे पानी, अगर पानी की मात्रा कम हुई तो क्या हो जाएंगे? अपने आप को ऐसे कर लेंगे जैसे पानी ज़्यादा इनसे उड़े नहीं ना। ये भी दिखाते हैं, ऐसी बात नहीं है कि यहाँ नहीं दिखाएंगे लेकिन कम ना, लेकिन मुरझा जाएंगे। तो इसको हटा दो, दिक्कत है तो क्या मुरझा जाएंगे? अधिक मात्रा होने पर क्या हो जाएंगे? टाइट, ठीक। ये था उद्दीपन के प्रति तत्काल अनुक्रिया। अब इसको आप उतार लीजिए, तब हम लोग देखते हैं वृद्धि के प्रति अनुक्रिया ना। लो अब देखो ध्यान से, पहला आपने देख लिया उद्दीपन के प्रति तत्काल अनुक्रिया। ये उद्दीपन या उत्तेजनशीलता के आधार पर 2 प्रकार का था। पहला आपने देखा कि उद्दीपन के प्रति क्या होगा? तत्काल अनुक्रिया को दर्शाएंगे। जैसे छुई मुई को आपने देखा, जैसे ही टच करा तुरंत के तुरंत वो प्रतिक्रिया दिखा दिया, कुछ टाइम बाद तुरंत। अब देखिए वृद्धि के प्रति अनुक्रिया। किसके प्रति? वृद्धि। तो देखो इसमें किसके प्रति? ये दूसरा है। पहला वो था वृद्धि के, देखो क्या दिया है? वृद्धि के कारण गति। वृद्धि के कारण क्या? गति। यह है दूसरा। अभी आपने जो देखा था वो कौन था? पहला। उद्दीपन के प्रति तत्काल अनुक्रिया पहला, और यह है वृद्धि के कारण गति। अब देखिए जैसे हम लोग हैं, हम लोगों में वृद्धि होता है, हम लोग गति भी करते हैं। एक जैसे आप साइकिल से आए हैं कहाँ पढ़ने, कोचिंग ना, तो ये क्या कर रहे हो? गति। लेकिन पेड़ पौधे वृद्धि करके उनका गति कैसे नापा जाता है? माने वो वृद्धि जब करते हैं उस हिसाब से ना, वृद्धि को देख करके आप बताते हैं कि ये पेड़ पौधे क्या कर रहे हैं? गति। क्योंकि पेड़ पौधे ऐसा बात तो है नहीं कि इनके पास पैर और हाथ है, यहाँ से वहाँ जाएंगे। इनकी वृद्धि कैसे मापते हैं या इनकी गति को हम कैसे मापते हैं? इनमें वृद्धि को देख करके। तो ये वृद्धि के कारण गति 2 प्रकार का होगा। वृद्धि के कारण गति कितने प्रकार का? 2। देखो, हाँ, ऑक्सीनोमीटर से मापा जाता है, ठीक। ये वृद्धि के कारण, ये वृद्धि के कारण 2 प्रकार का गति होगा। एक गति को हम कहेंगे अनुवर्तनीय गति। देख लो एक बार, ठीक बोल रहे हैं, अनुवर्तनीय, अनुवर्तनीय गति, ठीक। और अनुवर्तनीय यह नहीं है, अनुवर्तनीय गति। और दूसरी गति का नाम है अनुकुंचनीय गति। कौन सी गति? अनुकुंचन, अनुकुंचन गति, ठीक। अब देखिए अनुवर्तन गति और अनुकुंचन गति किसे कहेंगे? अनुवर्तन गति ये ऐसी गति होगी, ध्यान से सुनो, ऐसी गति जो दिशात्मक न हो, और ऐसी गति जो दिशात्मक हो। ये दिशात्मक नहीं होगा, किसी भी दिशा में बढ़ेगा, और ये दिशात्मक होगा। तो ऐसी गति जो किसी दिशा, पेड़ पौधों के अंग किसी भी दिशा में अगर बढ़े तो उसे हम क्या कहेंगे? अनुवर्तनीय गति। और अगर पेड़ पौधों के अंग ना एक ही दिशा में बढ़े या एक ही अनुक्रिया को दर्शाएं तो उसे हम कहेंगे अनुकुंचनीय गति। अभी आप समझेंगे कैसे, देखो इसमें अनुवर्तनीय गति में ये क्या होगा? दिशात्मक। ये कैसा होगा? दिशात्मक नहीं होगा, दिशात्मक नहीं।
और वो वाला क्या होगा, अगर ये दिशात्मक नहीं है तो ये अगला वाला दिशात्मक होगा। ये भी 4 प्रकार का होगा। कितने प्रकार का? 4। देखो ध्यान से, चारों के नाम हम लिख रहे हैं। प्रकाशानुवर्तन, प्रकाशानुवर्तन, ठीक। दूसरा गुरुत्वानुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन, ठीक। एक है जलानुवर्तन, जलानुवर्तन, और एक रसायनानुवर्तन। अगला क्या है? रसायनानुवर्तन, रसायनानुवर्तन। ध्यान से सुनना आप सबके विषय में। प्रकाशानुवर्तन गति आपने पढ़ लिया है। जो तना होता है ये फोटोट्रॉपिक पॉजिटिव होता है, यानी ये किस तरफ में बढ़ता है? प्रकाश की तरफ। तो देखो इसमें दिशात्मक गति है नहीं, ये किसी भी दिशा में। पेड़ पौधों का तना कहाँ बढ़ेगा? प्रकाश में। जबकि जड़ कहाँ बढ़ेगा? नीचे। तो दिशात्मक है कि नहीं? नहीं। दिशा कहाँ निश्चित है? एक नीचे की तरफ जा रहा है और एक ऊपर की तरफ। तो दिशा नीचे और ऊपर दिशा सेम है कि अलग अलग है? तो इसीलिए तो लिख दिए हैं यह दिशात्मक नहीं होता। तो क्यों? प्रकाशानुवर्तन जो है ये प्रकाश की ओर होता है। किस तरफ गति करता है? प्रकाश। जैसे पेड़ पौधे की तना, पत्तियां, ये सब किस दिशा में गति करते हैं? प्रकाश की दिशा में। तो इसे कहते हैं प्रकाशानुवर्तन गति, ना। इसे फोटोट्रॉपिक पॉजिटिव और जियोट्रॉपिक निगेटिव। तो ये प्रकाशानुवर्तन गति उस गति को कहते हैं जो गति प्रकाश की दिशा में होता है। प्रकाश की दिशा में अगर गति हो तो उसे, प्रकाश की दिशा में हो तो उसे प्रकाशानुवर्तन क्या कहेंगे? प्रकाश की दिशा में होगा तो प्रकाशानुवर्तन, ठीक। इस तरफ लिख दे रहे हैं, इधर आएगा नहीं ना। इधर किस तरफ होगा? प्रकाश की दिशा में। कहाँ? यहाँ दिख रहा है, प्रकाश की दिशा में। और अगर प्रकाश की दिशा में हुआ तो प्रकाशानुवर्तन गति, इसे फोटोट्रॉपिक पॉजिटिव और जियोट्रॉपिक निगेटिव। दूसरा गुरुत्वानुवर्तन गति, ऐसी गति जो कहाँ हो? जमीन की तरफ, यानी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण जमीन के अंदर की ओर होने वाली गति को हम क्या कहते हैं? गुरुत्वानुवर्तन गति कहते हैं। क्या कहते हैं? जियोट्रॉपिक पॉजिटिव और फोटोट्रॉपिक निगेटिव। जड़ जो होता है जियोट्रॉपिक पॉजिटिव और फोटोट्रॉपिक, क्योंकि जड़ कहाँ जाता है? नीचे। और इसका जो हम लोग करते हैं ना अध्ययन, देखो क्लाइनो स्टेट लिखा होगा। क्लाइनो स्टेट किसके? क्लाइनो स्टेट नामक उपकरण, क्लाइनो स्टेट। देखो क्लाइनो स्टेट नामक उपकरण दिया होगा। क्लाइनो स्टेट नामक उपकरण का प्रयोग करके हम ये जांच करते हैं कि कहाँ जा रहा है? गुरुत्वानुवर्तन है। क्लियर? प्रकाश की तरफ जाएगा तो प्रकाशानुवर्तन, जमीन के अंदर की ओर जाएगा तो गुरुत्वानुवर्तन। अब जलानुवर्तन, यदि नमी या जल की ओर कोई चीज जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? जलकुंभी आपने देखा है, ये हमेशा कहाँ होगा? जल, सिंघाड़ा है जल में। तो अगर कोई चीज, कोई भी पौधा, कोई भी पादप अगर जल की ओर जा रहा है, किस तरफ? जल की ओर, तो ऐसी स्थिति में हम जल या नमी की ओर, तो उसे हम क्या कहते हैं? जलानुवर्तन। यानी जल की ओर अगर जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? जलानुवर्तन। जल की ओर जाएगा तो जलानुवर्तन, ठीक। एक बच गया रसायनानुवर्तन। रसायनानुवर्तन, अब आपको ध्यान से थोड़ा सा परागकण की संरचना याद होना चाहिए। परागकण की जो संरचना थी, बाह्यचोल था, अंतःचोल था, उसमें न वर्धी केंद्रक था और एक द्रव भरा था, न उसी में द्रव भरा था और अंदर एक केंद्रक था, न जनन केंद्रक। देखो जनन केंद्रक। अब जब ये देखो ध्यान से, अब हम इसको बता दे रहे रसायन वाला। ये मान लो इस तरीके से वर्तिकाग्र है, ये ठीक, ये यहाँ दिख रहा है ना, पूरा ठीक से दिख रहा है, देख लो एक बार, ठीक। ये मान लो ये परागकण था, परागकण आके किस पे गिरा था? वर्तिका। इसी को हमने क्या कहा था? परागण। परागकण का वर्तिकाग्र पर पहुंचना परागण है। परागकण का वर्तिकाग्र पर पहुंचना परागण। अब परागण कई तरीके से हो सकता है, स्वपरागण हो या परपरागण। और स्वपरागण तो अपने आप हुआ है, परपरागण माने किसी दूसरे के द्वारा, तो या तो जल के द्वारा होगा, या तो कीट के द्वारा होगा, या तो वायु के द्वारा होगा ना। तो इस तरीके से आपने देखा था। ये परागकण जो था ये 4 चीजों से बना था।
देखो हम यहाँ लिख रहे हैं, ये कौन सा चोल था? ऊपर वाला बाह चोल। कौन सा चोल? बाह चोल। फिर अंदर वाला अंतर, ये बाह चोल खुरदरा था, याद है? खुरदरा, और एक जगह टूटा हुआ था जिसे हम जनन छिद्र कहते थे। क्या कहते थे? जनन छिद्र। ठीक, इसी के अंदर, इसी में एक और भरा बीच में था, इसे हम क्या कहते थे? अंतःचोल। क्या कहते थे? अंतःचोल। और इसके अंदर द्रव भरा रहता था ना, जीव द्रव्य कहते थे। और इसमें एक केंद्रक होता था अनियमित आकार का, जिसे हम लोग क्या कहते थे? वर्धी केंद्रक। क्या कहते थे? वर्धी। और इसी में एक और केंद्रक था, इसके अंदर भरा हुआ था इसे, इसको हम कहते थे क्या? जनन केंद्रक। जनन केंद्रक। ठीक, जनन केंद्रक। अब याद करिए, ये जब पराग कण इसके ऊपर गिरा था तो यहाँ से ये वर्तिकाग्र से कोई न कोई रसायन निकला था। एक को मैलिक अम्ल आपने कहा था या शर्करा, इसी पे जो रसायन निकला था उसका नाम था मैलिक अम्ल। मैलिक अम्ल या शर्करा नाम था, शर्करा। ठीक, मैलिक अम्ल या शर्करा। अब जैसे ही ये पराग कण के ऊपर पड़ा तो पराग कण क्या हो गया? फूल गया ना। अब फूलते ही ये बाह्यचोल हटा, और बाह्यचोल में जो छिद्र था उस छिद्र से होता हुआ ये जो अंतःचोल है, ये ट्यूब का रूप धारण कर लिया। कैसा? ट्यूब का। और इसके ट्यूब के साथ दो छोटे छोटे क्या आए थे? दो नर युग्मक और एक वर्धी केंद्रक, इसको पोषण देने के लिए। और नर युग्मक नीचे बीजांड द्वार से होता हुआ एक सहायक कोशिका को फ्यूज करते हुए अंदर घुस गया था। अंड कोशिका से क्या किया था? निषेचन। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ देखो क्या निकला? रसायन निकला। कौन सा रसायन? मैलिक अम्ल या शर्करा। और जैसे ही ये ट्यूब अंदर की तरफ गया, यहाँ एक बंद करने वाला रसायन निकला था, जिसे आपने क्या कहा था? कैलस नामक पदार्थ। तो देखिए रसायन निकला कि नहीं? तो इसी को कहते हैं रसायनानुवर्तन। अब क्लियर हुआ? रसायनानुवर्तन क्या है? ठीक, ये था अनुवर्तनीय गतियां। अब हमको देखना है अनुकुंचनीय गतियां। ठीक, अनुवर्तनीय गतियां दिशात्मक नहीं होता, यह कई दिशाओं में हो सकता है। ऐसी गति जो एक दिशा में न होकर के बल्कि कई दिशाओं में हो। जैसे देखो, तना सर की ओर किधर जा रहा है? सूर्य की ओर, माने ऊपर प्रकाश में जा रहा है। जड़ नीचे जमीन की ओर जा रहा है ना। और जो तना है ये पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण किधर भी हो सकता है, इसका मतलब इसमें दिशा नहीं है। ये वाला अब हम देखते हैं क्या? अनुकुंचनीय गतियां। इतना उतारो तब देख लेते हैं क्योंकि जगह नहीं है। देखो अब दूसरी गति क्या है? अनुकुंचनीय गति। अनुकुंचनीय गति भी कितने प्रकार का? 4। कितने प्रकार का? अनुवर्तनीय गति कितने प्रकार का? 4। अनुकुंचनीय गति भी कितने प्रकार का? 4। अनुकुंचनीय गति देखो कौन कौन? पहले प्रकाशानुकुंचन गति। कौन सा? प्रकाशानुकुंचन। पहला प्रकाशानुकुंचन। प्रकाशानुकुंचन। अब प्रकाशानुकुंचन गति देखो, अब ध्यान से सुनो। ये अनुकुंज, अब देखो एक ही दिशा में होने वाला गति है। कैसा होगा? ये दिशात्मक होगा। कैसा? दिशात्मक। अब दिशात्मक मतलब ये दिन में दूसरा माहौल रहेगा, रात में दूसरा, बस सीधा यही समझ लो। जब इसके ऊपर प्रकाश पड़ता है ना, तो ऐसी स्थिति में ये अपने आप को सीधा कर लेता है। और जैसे प्रकाश हटेगा, रात का समय आएगा, ये नीचे की तरफ लटक जाएगा। प्रकाश में सीधा खड़ा हो जाएगा, जबकि रात्र के समय क्या हो जाएगा? नीचे की तरफ झुक जाएगा। ये लगातार गति चलती रहती है। ये गति दिन में, अब दिन में क्या करेगा? ऊपर की तरफ ऊर्ध्वाधर हो जाएगा, रात में लटक जाएगा, क्षैतिज हो जाएगा, नीचे की तरफ लटक जाएगा। दिन में सीधा टाइट, रात में नीचे की तरफ लटक जाएगा। ये दिन रात ऐसी प्रक्रिया चलती रहती है। दिन में क्या हो जाएगा? दिन में बताओ सीधा टाइट, ठीक, और रात के समय झुक जाएगा। दिन में सीधा टाइट, रात के समय झुक जाएगा। इसी को कहते हैं ना, इसमें इसी का क्या कहा जाता है ना? नैश गति। ये पूछा जाएगा, नैश गति। नैश गति किसे कहते हैं? तो आप क्या कहेंगे? प्रकाश की उपस्थिति में कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो दिन के समय सीधा टाइट हो जाते हैं, जबकि रात के समय क्या होते हैं? नीचे की तरफ झुक जाते हैं, लटक जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? नैश गति। इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि यह दिन और रात चलने वाली गति है। दिन के समय सीधा, रात के समय झुक जाएगा, लटक जाएगा। इसी को कहा जाता है कौन सी गति? नैश गति। दूसरी गति है
दूसरे का नाम देखो गुरुत्वानुवर्तन गति ना, स्पर्शानुवर्तन, स्पर्शा, देखो स्पर्श कैसे लिखा जाएगा, स्पर्शानुवर्तन गति, नुवर्तन, स्पर्शानुकुंचन, स्पर्शा कुंचन, कुंचन चल रहा है ना, यहाँ कुंचन जोड़ो, स्पर्शानुकुंचन, अरे लिखना अपना हिंदी, स्पर्शानुकुंचन गति ना, स्पर्श करने पर जो गति हो उसे हम क्या कहते हैं, स्पर्शानुकुंचन गति। क्या हुआ, स्पर्शानुकुंचन, कुंचनी गति, अरे हो गया ठीक है, स्पर्शानुकुंचन गति, यानी स्पर्श करने पर जो गति हो उसे हम क्या कहेंगे, स्पर्शानुकुंचन। देखो एक है ड्रोसेरा है, क्या, ड्रोसेरा, ये ड्रोसेरा का जो पौधा है ना, ये बहुत चमकीला दिखता है, कैसा, चमकीला, इसकी पत्तियां चमकीले दिखेंगी और इसके ऊपर बाल नुमा संरचना रहेगा, और जब हाँ रसायन का संश्लेषण करेगा और जब इसके ऊपर कोई कीट बैठेगा तो कीट के साथ वो रसायन हटेगा और बाद में अपनी पत्तियों को क्या कर लेगा, मोड़ लेगा, उसी में कीट को खा जाएगा, ठीक, नाइट्रोजन की कमी को भी पूरा कर लेगा। अभी देखो हम इसको दिखा रहे हैं, अभी इसको उतारो तब ना, अभी दिखा दे रहे हैं आपको वीडियो हम। चलो देखो ये है स्पर्शानुकुंचन गति ना, देखो इसमें दिख रहा है ड्रोसेरा, देखो चमकीला रसायन को छोड़ रहा है ना, इस पे कोई कीट बैठेगा उसको क्या करेगा, ये स्पर्श करेगा और फिर देखो उसके साथ ही जाएगा, देख रहा है, दिख रहा है ना, देखते रहो। हो गया आपने, ये कौन सा गति था, स्पर्शानुकुंचन। जैसे ही कीट उसके ऊपर स्पर्श किया वहां से एक रसायन निकला और उस रसायन उसके साथ जा रहा था और बाद में वो क्या किया, उसको झुका लिया। इसके बाद एक और आएगा, कौन सी गति देखो, तापानुकुंचन गति, कौन सी, तापानुकुंचन, तापानुकुंचन। अब तापानुकुंचन गति में दो पौधे आएंगे आपको, ताप का प्रभाव इनके ऊपर पड़ेगा, किसका, ताप, जब गर्मी ज़्यादा पड़ेगी, ताप ज़्यादा पड़ेगा तो ये अच्छे से खिल जाएंगे, और जब ताप कम होगा तो ये ताप कम होने के बाद ये क्या हो जाएंगे, फिर से अपनी स्थिति में आ जाएंगे। ये जब ताप ज़्यादा, यानी जब तापमान ज़्यादा होगा तो खिल जाएंगे अच्छे से, और जब तापमान कम होगा तो ये क्या हो जाएंगे, सिकुड़ जाएंगे। तापमान ज़्यादा खिल जाएंगे, तापमान कम सिकुड़ जाएंगे। इसमें दो आ जाएंगे, एक का नाम रहेगा ट्यूलिप और एक का नाम रहेगा क्रोकस। एक को हम कहेंगे क्या, ट्यूलिप, 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 और एक को हम क्या कहेंगे, क्रोकस, क्रोकस। ये देखो ट्यूलिप और क्रोकस को हम दिखा रहे हैं, तब आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से गर्मी पड़ने पर यानी ताप पड़ने पर ये खिल जाएगा, और जब ताप की क्या होगी, कमी, यानी जब ताप कम होगा तो ये क्या हो जाएगा, फिर से सिकुड़ जाएगा, मुरझाएगा नहीं, सिकुड़ जाएगा, बंद हो जाएगा, और ताप पड़ेगा तो खिल जाएगा और वैसे पे सिकुड़ जाएगा, ठीक। तो ये दोनों हम देखते हैं, ट्यूलिप और कौन, क्रोकस। इसको उतारो तब देखो, ये है ट्यूलिप, जैसे ही इसके ऊपर प्रकाश पड़ेगा, ध्यान से देखना, ये क्या हो जाएगा, खिल जाएगा, और प्रकाश की कमी होने पर ये क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। देखो हो रहा है, प्रकाश ज़्यादा पड़ रहा है, एकदम अच्छे से खिल जा रहा है, प्रकाश कम होने पर सिकुड़ जा रहा है। चलो देखो ये क्या है, क्रोकस है, देखो प्रकाश पड़ रहा है, गर्मी तापमान पड़ने पर ये क्या हो रहा है, अच्छे से खिल जा रहा है, तापमान की कमी होने पर क्या हो रहा है, सिकुड़ जा रहा है। तो इसी को कहा जाता है तापानुकुंचन की गति, ठीक। ये देख लो, हो गया। आपने देख लिया प्रकाशानुकुंचन, इसे नैश गति क्यों कहते हैं, क्योंकि यह गति दिन रात चलती है ना। स्पर्शानुकुंचन गति, स्पर्श करने पर, जैसे आपने ड्रोसेरा को देखा। तापानुकुंचन गति जो ट्यूलिप और क्रोकस है, तापमान पड़ने पर ये क्या हो जाएगा, तापमान का पड़ने पर खिल जाएगा और तापमान की कमी होने पर ये सिकुड़ जाएगा। इसे हम कहेंगे तापानुकुंचन गति, ट्यूलिप और क्रोकस है। जैसे एक और गति है इसमें, कंपानुकुंचन गति, कंपानुकुंचन, कंपानुकुंचन, कंपानुकुंचन गति किसे कहते हैं, कंपन। कंपन माने क्या, हिलना डुलना, यानी कंपन का मतलब होता है क्या, हिलना डुलना, सीधा सीधा क्या होना, हिलना डुलना। अगर हिलना डुलना, अब इससे समझो कैसे, जैसे आप लोग ना किसी गमले को ही हिला देंगे या फिर स्पर्श करेंगे, तब भी ये क्या गति चालू हो जाएगा। जैसे आपने छुई मुई देखा था, इसके अंतर्गत कौन आ जाएगा, छुई मुई, छुई मुई।
तो आपने इसके पहले भी इसको देखा था छुई मुई को ना, किसके उद्दीपन के प्रति तत्काल अनुक्रिया में, और यहाँ फिर आ गया कंपानुकुंचन माने कंपन करने पर। जैसे थोड़ा बहुत आप पैर को हिलाएंगे या फिर उसके गमले को उठा के जिसमें छुई मुई लगा है उसको क्या करो आप उठा के इधर उधर करोगे ना, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, अपनी अनुक्रिया को दर्शाएगा और सिकुड़ जाएगा। ठीक, इसी को कहा जाता है कौन सा गति, कंपानुकुंचन। इस तरीके से आपका ये कंप्लीट हुआ पादपों में समन्वय। ठीक, अब इसका आप क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो देख रहे हैं। ठीक, और अब हम लोग अगला वीडियो चालू करेंगे किसका, अब ये खत्म हो गया ना, बॉटनी आपका कंप्लीट। कल मंडे है, कल से हम लोग देखना चालू करेंगे क्या, जूलॉजी। जूलॉजी में हम लोगों को पहला टॉपिक देखना है जैव प्रक्रम ना, पादपों में पोषण। अभी पादप में पोषण हमने देख लिया, जंतुओं में किस प्रकार से पोषण होगा। स्वपोषी हम पादप क्या थे, स्वपोषी, और हम लोग हैं क्या, परपोषी। तो इसी को देखना है। फिर वहाँ हम लोग देखेंगे क्या, पाचन क्या है ना, फिर परिवहन क्या है, सब हम लोग देखेंगे। जितना हमने पेड़ पौधों में देखा है वही वहाँ देखेंगे। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो।